रीट के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम विस्तृत चर्चा प्रथम लेवल की कर रहे हैं। फर्स्ट लेवल वो एक ऐसा लेवल है जिसमें नौकरी, प्रतिष्ठा, सबसे अच्छा कार्य होता है और इसमें पहले से ही बीएसटीसी का एग्जाम देने के बाद में अच्छे अच्छे विद्यार्थी आते हैं और आने के बाद में जब वो आगे के दौर में बढ़ते हैं निश्चित रूप से कंपटीशन कम होता है लेकिन बहुत अच्छा होता है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो रहेंगे, चर्चा की मुख्य बिंदु यह है कि हमारी कट ऑफ की स्थिति क्या रहेगी। सवालों में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है। सबसे बड़ी चीज है कि उन सवालों में परिवर्तन हुआ है कि ज्यादातर बच्चे सही कर रहे थे और जब ज्यादातर बच्चे सवाल सही कर रहे हैं और उनके उत्तर अलग आ रहे हैं तो मान के चलो या तो वो डिलीट होंगे और डिलीट होंगे तो क्या स्थिति रहेगी। और हम भी जानते हैं इस चीज को, भली भांति से महसूस करते हैं कि जो बोर्ड ने उत्तर मांगा है वो उत्तर बोर्ड कभी भी चेंज नहीं करता है। जब वो उत्तर चेंज नहीं करेगा तो आखिर क्या स्थिति रहेगी, इस स्थिति की मूलभूत हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में जो चर्चा करने का दूसरा मुख्य बिंदु है कि बच्चों को आपत्ति लगानी है और आपत्ति लगाना आज से प्रारंभ हुआ है। आखिर हम एसएसओ आईडी से कैसे आपत्ति लगाए, क्यों आपत्ति लगाए, कौन कौन से जो सवाल है जिसमें हमें आपत्ति लगाना जरूरी है, आखिर उन सवालों ने हमारे खेल की क्या स्थिति कर दी। और उसके बाद में हमारी ये रहेगी कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं और किस सवाल पर हम आपत्ति लगा सकते हैं। इन विभिन्न चीजों पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी जो बात बताना चाहता हूं यह है कि माहौल से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। माहौल चलता है, चलता रहा है और चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यूथ हो, एक नए बच्चे हो और संघर्ष करना आपको भली भांति से आता है और जीवन में संघर्ष ही सबसे बड़ी पूजा होती है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखें, ज्यादा भ्रमित होने का प्रयास नहीं करें। सबसे बड़ा कार्य है कि जो मैं आपको सवाल बता रहा हूं, अगर आपको उनका प्रूफ सहित उत्तर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं एक एक उत्तर बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। वैसे आपको विभिन्न माध्यमों के माध्यम से इतना तो ये पता चल गया होगा कि आखिर हमारे कौन से सवाल में सस्पेंस रहता है, कौन से सवाल में सस्पेंस नहीं रहता है। अब देखो, उसके बाद में जो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको एसएसओ आईडी पर जाकर और ये यहां से शुरू हुआ 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक ये चीजों से आपको आपत्ति लगाना प्रारंभ करना है। आपत्ति के भी कुछ बिंदु होते हैं। आप बिना कोई सोर्स के मन चाहे जैसी किताब से अगर आपत्ति लगाते हो तो एक तो आपकी आपत्ति तो खारिज होती है, उस आपत्ति पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है कि बच्चों का कोई मुख्य आधार बिंदु नहीं है। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे पास सोर्स होने चाहिए। और बोर्ड जब उत्तर कुंजी ले रहा है और आपसे आपत्ति ले रहा है, देखो इसमें एक एक पॉइंट दे रहा है कि क्या समस्या है, क्या ऑप्शन रॉन्ग है, क्या सभी राइट है, क्या डिफरेंट है हिंदी और इंग्लिश में, क्या आउट ऑफ सिलेबस है। आपको इन एक एक पॉइंट पर विस्तृत अध्ययन करके ही आपत्ति लगानी है। और उसके बाद में वो एक एक चीज पूछ रहा है, आपका पेपर का कोड पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी मैं ये बात बता रहा हूं कि आपको पेपर का कोड सेम ही रहेगा। क्यों कि बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हमने उत्तर कुंजी भेजा है, जो हमने मास्टर पेपर भेजा है, उसी पेपर को आप आधार मानते हुए ही आपत्ति लगाओगे। मन चाहे जैसे लगाने से क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। तो आपको निश्चित रूप से ये चीज ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास कोई एविडेंस है जिसके आधार पर आप लगा रहे हो तो उसको आपको यहां लगाकर इस चीज को प्रूव करना कि हमारे इसके कारण ये समस्या आ रही है। अब जो हमारे मुख्य रूप से जो सवाल है, जो बार बार सवाल हमें प्रभावित कर रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहला ये टिब्बा है, सवाल है कि मानेहारा जो टिब्बा है वो किसका प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये पूछ रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि बोर्ड की जो आंसर की है उसमें उसने ए माना है। अच्छा सवाल है और उन्होंने उत्तर भी सही माना, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि जो मानेहारा टिब्बे को टेंडर पर दिया था भारत गैस को, तो उन्होंने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की और जब सर्वे रिपोर्ट जारी की तो उसमें यह आया कि न केवल ये प्राकृतिक गैस का है लेकिन इस गैस के साथ तेल निकलता और ये तेल पेट्रोलियम है। हम मानते कि नहीं मानते, तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है तो निश्चित रूप से या तो उसको ये दोनों ऑप्शन सही करने पड़ेंगे। अगर दोनों ऑप्शन सही नहीं करता है तो पर्सन डिलीट के ऑप्शन में जाता है। और डिलीट में जाना एक अलग चीज होती है, बोनस में जाना अलग चीज होती है। दोनों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर बोनस में जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई विशेष नेगेटिव नहीं होती। लेकिन अगर वो आपके डिलीट होता है तो जो सारे 200 सवाल 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल है वो 200 में ऐड होता है। तो हर सवाल की मात्रा बढ़ती है। अब उस पे आपकी नौकरी का खेल शुरू होता है कि आपके कितने सवाल सही आते हैं। जो नेगेटिव 0.33 की होती है वो बढ़कर 0.34 की भी हो जाती है। क्यों कि सवाल की मार्किंग की रेट बढ़ी है। आप ये माइंड लगाओ। तो सवाल की क्या स्थिति रहती है, ये हमें कई बार नुकसान भी देता है। हम सोचते हैं कि डिलीट हो जाए तो फायदा नहीं,
फायदा नहीं, नुकसान भी होता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन में 2 नंबर ऐड हो जाते हैं, सवालों की संख्या कम होती है और मार्क्स की बढ़ती है, तो आप ऑटोमेटिक लगाओगे प्रत्येक सवाल जो 2 नंबर का, आप 2 का नहीं है, कुछ ना कुछ बड़ा है, मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से भी वो निश्चित रूप से उसकी मात्रा में वृद्धि हुई है। तो देखो, अगर आपने ये सही उत्तर किया तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि या तो दोनों माने या दोनों में से एक माने। अगर वो डिलीट करते हैं तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होता है। अब आगे देखिए, उसके बाद में अगला सवाल है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तो सरकार उसमें कितने अध्यापक स्वीकृत करेगी? तो बोर्ड जो उत्तर मान रहा है वो 4 मान रहा है, लेकिन हमें विभिन्न प्रकार की, हमने जब गाइडेंस देखी उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 121, मतलब 121 से लेकर अगर 200 के बीच में विद्यार्थी है तो आपको वहां 5 पोस्ट स्वीकृत करनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली ये उत्तर चेंज होना चाहिए। लेकिन अब बोर्ड की इच्छा है, क्या वो अपना उत्तर दे रही है 4 तो क्यों दे रही है? निश्चित रूप से उसके पास कोई आधार होगा, और वो एक भी सवाल बोर्ड ने अब क्या डिलीट नहीं किया है, तो पहले हम मान रहे थे कि पेपर गुणवत्तापूर्ण आएगा, अच्छा आएगा, और वास्तव में ये कार्य हो रहा है। अब देखो हमारा ये है, लेकिन हमें आपत्ति लगाकर बोर्ड को ये प्रूव करना है कि वास्तव में जो आप कार्य कर रहे हो वो गलत दिशा में कर रहे हो। हमारे पास ये चीज है, आप इसको बड़े ध्यान और गौर फरमाओ। उसके बाद में अगला सवाल आप देखो सवाल ये पद्मश्री पुरस्कार से संबंधित पूछ रहा है कि किसको सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह है कि इसमें जो 4 है, चारों खेलों को सम्मानित हो चुका है। एथलेटिक्स में सबसे पहले सम्मानित हुए थे पद्मश्री में श्री राम सिंह जी, उसके बाद में निशानेबाजी में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नौकायान में बजरंग लाल ताकर और तीरंदाजी में लिम्बाराम। अर्थात जो इन्होंने माना कि सिर्फ एथलेटिक्स को ही सम्मानित किया जा चुका है, जबकि इसमें क्या है कि ये सभी ऑप्शन है वो सारे सही है। तो उसमें ये भी ऑप्शन आता है, जब हम आपत्ति लगाते हैं क्या सभी सही है, क्या उत्तर सभी गलत है, क्या हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों में चेंज है, तो आपको ये बड़ा ध्यान देकर करना है। हालांकि सोर्स भी अवेलेबल है, आप उनकी पीडीएफ भी लगा सकते हो, लेकिन ये भी उसमें ध्यान पहले उसको चूज करना जरूरी है। आप ये मत मानना कि उत्तर 4 है उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो और सीधा ई मित्र पर जाके एसएसओ आईडी में बढ़े, आपको ध्यान से ये चीजें देखने की होती है। उसके बाद में कमर्स एंड लिफ्ट का है, 1948 इसने माना है, लेकिन 1948 में कमर्स एंड लिफ्ट के बारे में एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट ने इस लिफ्ट की क्या स्थितियां हैं, क्या है, विभिन्न प्रकार की चीजें बताई थी, लेकिन जो प्रारंभ हुआ वो विजय वल्लभ पंत के नेतृत्व में 1958 में प्रारंभ हुआ, तो उत्तर इसका ए आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ये सीधे सीधे लेवल 1 में उत्तर मिल रहे हैं और सीधे सीधे इनके कोई समस्या नहीं है, और आपको डायरेक्ट और स्पष्ट रूप से इनके मार्गदर्शन के रूप में ये चीजें मिल रही है, तो हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में ये भी रीट में भी सवाल आया था कि बीसल देवरासो के बारे में इन्होंने प्रेम काव्य माना है, लेकिन विभिन्न जो सोर्स है वो इसको वीरस के मानता है। अब देखो ये विभिन्न प्रकार के सवाल थे, मैंने आपका समय खराब कराने का प्रयास नहीं किया और आपको वास्तविक चीज बताई। आप देखो एक साथ कम से कम 5 से लेकर 6 सवाल, आप 7 सवाल मानो। ये सवाल इस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं कि जो बच्चा पहले 97 सवाल सही करके आ रहा था, अब उसके 90 सवाल सही हुए बोर्ड की आंसर कुंजी से। क्यों कि ये 7 सवाल निश्चित रूप से गलत हो गए पढ़ने वाले बच्चों के साथ। जब पढ़ने वाले बच्चों के साथ ये सवाल गलत हुआ है, तो आप मुझे बताओ क्या 7 सवाल की नेगेटिव नहीं बनती है क्या? अपन 7 सवाल की नेगेटिव माने तो भी 2 नेगेटिव मानो आप, तो 7 और 2 कितने हो गए? 9। जो बच्चे हम पहले मान रहे थे कि 94 95 कट ऑफ रहेगी, तो वो कट ऑफ कहां आ गई? निश्चित रूप से नंबर कम हुए। अब बच्चे क्या उम्मीद कर रहे हैं, जो बड़े आपको ध्यान से सुनना, मैं आपकी ज्ञानवर्धक चीज बता रहा हूं, कोई ऐसा कोई पैरामीटर लेकर नहीं आ रहा हूं जो मैं आपको भ्रमित कर सकूं। आप दूसरी चीज में ये दिमाग लगाओ, जब सवाल डिलीट हो रहे, अगर ये 7 सवाल डिलीट होते हैं तो आप देखो आंकड़े में जो ध्यान लगाना, अगर ये 7 सवाल डिलीट होते हैं तो 7 सवाल के 14 नंबर होते हैं। अब आपके 150 सवाल है तो सीधे कितने हो गए? 143। आप मुझे बताओ नंबर तो वो के वही रहे कि नहीं रहे? पहले जो प्रत्येक सवाल 2 नंबर का था, अब आप इसमें डिवाइड करोगे, जैसे 300 नंबर का पेपर था, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या 2 ही उत्तर आएगा क्या? नहीं, 2 से ज्यादा आएगा। तो आपका प्रत्येक सवाल 2 से ज्यादा हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके सवाल बच रहे हैं, अच्छे, बहुत अच्छी बात, लेकिन उनके नेगेटिव भी ज्यादा गलत है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने 130 सवाल कर दिए, वो 20 गलत करने के बाद में 100 के पास पहुंच रहा है। पहले वो 20 की जो मार्किंग होती थी 0.33 से हो रही है, अब वो मार्किंग निश्चित रूप से 0.34 से या 0.35 से होगी। क्यों कि सवाल की मात्रा बढ़ी है, नंबर्स बढ़े हैं, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 भी ज्यादा बढ़ेगा। कहते हैं ना, पढ़ने वाले लोग पॉइंटों से रहते हैं,
डेट ऑफ बर्थ से रहते हैं। वो कैसे रहते हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग कम करो। जब सवाल डिलीट होते हैं ना, तो वो नेगेटिव मार्किंग वाले इस प्रकार धीमे धीमे, तो जेर होता है ना, ये डोज की तरह कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और अब कट ऑफ हम जो पहले मान रहे थे उससे नीचे जाना 100% तय हो गया। क्यों तय हो गया? क्योंकि स्थिति ऐसी बनी। आप खुद आकलन करके देख लो कि जब 7 सवाल डिलीट होंगे तो सवाल 143 होंगे कि नहीं होंगे? अब जब सवाल 143 है, नंबर कम थोड़ी हो जाएंगे। डिलीट होने का मतलब ये थोड़ी कि उनके 2-2 नंबर को भी हटा दो, पेपर 300 नंबर का ही रहेगा, सवालों की संख्या कम हो जाएगी। और जब 300 में आप कैलकुलेटर के माध्यम से 143 का भाग दोगे, तो जो 150 में जब 300 का भाग देते हैं 2 आता है, तो मान के चलो 2 के बाद में पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा। और जब पॉइंट में आ रहा है तो नेगेटिव मार्किंग के भी पॉइंट में कुछ आएगा, और बच्चा पॉइंट में मात ऐसा करता है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए, भविष्य में भी कभी हमारे एग्जाम होते हैं, नेगेटिव से बचना चाहिए। मानते हैं कई बच्चे सवाल अटेंड ज्यादा करते हैं, नेगेटिव से कटा पिटा के वो आ जाते हैं बराबर कट ऑफ के। लेकिन जब ये ऐसी स्थिति हो जाती है ना, जब ज्यादा संख्या में सवाल डिलीट हो जाते हैं, तो उन बच्चों की हालत उतनी ही ज्यादा खराब होती है। क्योंकि देखो ऐसा है, नौकरी का मामला है, हम जीवन में नौकरियों से गुजरे हैं। मैंने जब आपको पूर्व में वीडियो बनाया था उसमें ये बताया था कि डेट ऑफ बर्थ से भी बचे रहे। तो ये तो सब नंबर हैं, 0.1, 0.2, ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जीवन में इस प्रकार की जो बाधाएं होती है उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें निडर होकर निश्चित रूप से बहुत चीजें ध्यान रखकर ये करना है। और हमने अलग अलग चीजों में पढ़ा है कि निश्चित रूप से लेवल फर्स्ट में कंपटीशन कम रहता है। ये चीज हमें भली भांति से पता है। और हमें ये चीज भी पता है कि जब कंपटीशन कम होता है तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में जो वास्तविक कंपटीशन होता है वो एक धरातलीय कंपटीशन अलग होता है। अब हम एक कट ऑफ की चर्चा करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो हमने जब आंकलन किया कि कट ऑफ की स्थिति क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हमने कट ऑफ में सामान्य जोड़ा कि पूर्व में जब हमने कट ऑफ मानी तो हमने 95 नंबर मानी। जो 95 नंबर में बता रहा था, जब तक आंसर की नहीं आई, लेकिन आंसर की आने के बाद में जो उठा पटंग हुई है, निश्चित रूप से इसमें मानते हैं कुछ उत्तर चेंज हो जाए, लेकिन चेंज की बजाय डिलीट भी होंगे, तो आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से 100 में से 100% प्रभावित होगी और आपकी कट ऑफ 93 के आसपास आ जाएगी जनरल की। अगर ज्यादा 93 प्लस आपकी कट ऑफ अगर आती है तो ये आपके आधार बिंदु में नंबर रहेंगे। कई बच्चों के तो सवाल क्या स्थिति हो जाएगी, जो पहले वास्तविक स्थिति क्या बता रहे थे, मेरे इतने सही है। न्यू कमर्स बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उनको ये चीज भी पता नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या अटेंड करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। और हर पेपर में इतने सवाल नहीं आते हैं जो आपको इस प्रकार के देते हैं कि भाई इस सवाल को आप करो और इन सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड करके सही कर सकते हैं। और जब आप ये मानो, जब जनरल की कट ऑफ ये रहेगी तो ओबीसी की आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। ओबीसी जनरल ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि सारे बच्चे अच्छे होते हैं। और जब इसमें पहले से ही जनरल से ज्यादा ओबीसी के बच्चे होते हैं, क्यों होते हैं कि बीएसटीसी की एग्जाम होता है, उसमें बच्चे मेहनत कर करके जो सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ते हैं उसके बाद में भी, सेकेंड ईयर के बाद में भी बीएसटीसी करते हुए उनको एग्जाम देखा जाता है, तो ज्यादा चांस ओबीसी के वैसे बढ़ जाते हैं। तो ज्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं रहेगा। मैं तो ये मानता हूं चाहे पोस्ट कितनी भी हो, 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में तो निश्चित रूप से ज्यादा अंतर रहेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी पहले से कम होते हैं, रीट लेवल में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है। तो आप उनको जनरल की सीधी कट ऑफ से 3 नंबर या 4 नंबर कम मानोगे तो ये रहेगी। उसके बाद में ये मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं। कई बच्चे से सोचते हैं सर आप डबल बताते हो, ट्रिपल बताते हो। देखो डबल ट्रिपल एक अलग चीज होती है, हमारा विश्लेषण करना एक अलग चीज होती है। हमारा कार्य यह होता है कि धरातल पर जो भी स्थिति रहती है, अब क्या रही होगी, इतने सवाल डिलीट होने के बाद में क्या स्थिति रहेगी। और आप देखो जब सवाल डिलीट हुए हैं, आप उन सवालों को एक बार देखो, एक भी सवाल क्या ये आपने नहीं किया, बिल्कुल हर बच्चे ने ये सवाल अटेंड किया है। ये सवाल भी अटेंड किया है, कमर्स एंड लिफ्ट नेयर का सवाल है ये, किसी ने नहीं छोड़ा। हाँ हो सकता है किसी कंफ्यूज हो तो कोई 1-2 बच्चे, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा इसको करके आता है क्योंकि वो राजस्थान जीके में कमर्स एंड लिफ्ट है जो बहुत ही प्रचलित टॉपिक है, जिसको हर बच्चा पढ़ता है तो वो प्रयास करता है। और 1958 तो बहुत प्रचलित वर्ष है। और पद्मश्री पुरस्कार में ये अच्छा सवाल है, अगर डिलीट होता है तो अच्छे पढ़ने वाले ही कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसे सवाल डिलीट होते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब ऐसे सवाल डिलीट होते हैं तो बहुत नुकसान होता है। इसी प्रकार आगे देखो ये सवाल, तो ये वो सवाल है जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपत्ति कैसे दर्ज कराएं। आपत्ति दर्ज कराते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये विकल्पों का ध्यान रखना चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा आपत्ति दर्ज करानी है ताकि आपको आपका हक मिल सके। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो निश्चित रूप से ये आपको बहुत समय
बाद में परेशान करेगा और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने ये बताया। उसके बाद में अगर मैं ज्यादातर नीचे एससी की रेस्टी की नहीं बताता क्योंकि आंकलन नहीं कर पाते हम कितने बच्चे हैं, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो एससी की जो कट ऑफ है वो 87 से 88 इधर रहेगी। ईडब्ल्यूएस में आजकल ज्यादा अंतर नहीं होता, कई बार रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि 86 से 88 आप मान सकते हो। और एसटी की तो इससे नीचे रहेगी, तो इतना कोई ज्यादा बर्डन वाली बात नहीं है। अब मेरा आपसे कहना है, परिणाम आता है, रिजल्ट भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमें अच्छे बुरे जैसे भी कट ऑफ के आधार पर हम इस चीज को भली भांति से भांप लेते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। तो आपसे एक ही कहना है, परिस्थितियां आती है, कट ऑफ पे बताते हैं, हम प्रूफ भी देते हैं, हमारा जो प्रयास रहता है हम अधिकतम से अधिकतम आपको हेल्प करने का प्रयास करते हैं। आप समय देते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई से जुड़े रहो। बेरोजगारी क्या होती है, कंपटीशन क्या होता है, हर व्यक्ति इस दौर से गुजरता है। और सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में इस प्रकार इस बार जो रीट हुई, जो बड़े शांति तरीके से हुई, जो पूर्व में हम मानते थे कि एक भर्ती का दूसरी भर्ती में सिलेक्ट होता था रीट की वैधता के अकॉर्डिंग, इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो पढ़ने वाले बच्चे और गुणवत्तापूर्ण बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और अच्छी तरीके से दे रहे हैं। आप हमसे जुड़े, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे समय देते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।